हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपके वायुमंडल में सबसे प्रचुर जो अक्रिय गैस है, यानी कि जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, वो कौन सी है। तो पहले तो अक्रिय गैसों के बारे में जान लेते हैं कि अक्रिय गैसें होती क्या हैं। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनको नोबल गैसें भी कहा जाता है, नोबल गैसेस। ठीक है, अगर आपसे अक्रिय गैसों की बात की जाए, उत्कृष्ट गैसों की बात की जाए, या फिर नोबल गैसों की बात की जाए, तो वो एक ही है। ये तीनों एक ही हैं, याद रखना बेटा, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, होती क्या है अक्रिय गैसें, ये जान लेते हैं। तो ऐसी गैसें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती, ऐसी गैसों को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। आप रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी आपने जो है अक्रिय गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती, ऐसी गैसों को कहा जाता है अक्रिय गैसें। साथ ही साथ जो सदैव मुक्त अवस्था में रहती हैं, कैसी? मुक्त अवस्था में जो रहती हैं, उनको कहा जाता है आपका अक्रिय गैसें कहा जाता है, या नोबल गैसें कहा जाता है, या फिर आपकी उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। तो यहाँ आपने अक्रिय गैसों के बारे में जाना। अब जानते हैं कि आखिर कितनी हैं आपकी अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसों की जो संख्या है वो आपकी 6 मानी जाती है। आइए जानते हैं इन 6 अक्रिय गैसों के बारे में। जैसे आपका पहला आता है हीलियम। ये नंबर आपका फिक्स नहीं है बेटा, बस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हीलियम। एंड सेकेंड नंबर पर है आपका आर्गन, एंड थर्ड नंबर पर है आपका क्रिप्टॉन, एंड फोर्थ नंबर पर आपका आता है जिनॉन, एंड फिफ्थ नंबर पर आपका आता है नियॉन, एंड लास्ट जो है आपकी लास्ट अक्रिय गैस का नाम है आपकी रेडॉन। ठीक है, रेडॉन। ठीक, ये जो है आपकी अक्रिय गैसों के नाम लिखे गए हैं। कई बार एग्जाम्स में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन से आपके हीलियम, आर्गन, रेडॉन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपकी एक अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, नियॉन, रेडॉन, ये जो है आपकी अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती हैं। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जानना है। क्वेश्चन का आंसर होगा कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है उसका नाम है आर्गन। तो ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहले तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन से आपकी पेट्रोलियम का भंजन, समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना, गन्ने के रस का किण्वन, वायु में कोयले का जलना। बताना है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहले तो बेटा जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होती क्या है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन होते क्या है ये जान लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई एक पदार्थ जो है किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया जो पदार्थ है, नया पदार्थ बनाए, तो वहाँ पर आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। या फिर दूसरा इसकी कंडीशन ये है कि या फिर जब 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हैं वो डिकम्पोज होकर जो है उसके गुण बदल देते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में डिकम्पोज होकर उसके गुण जो है बदल देते हैं। ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों में डिकम्पोज होकर उसके गुण बदल दिए जाएं तो उसको कहा जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपके रासायनिक परिवर्तन में आता है आपके लोहे, बचपन से पढ़ते आ रहे वाला एग्जाम्पल की जो लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जो है आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो पदार्थ है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर एक जो है इसके जो गुण हैं उसमें गुणों में बदलाव आ जाता है, जिस वजह से लोहे पर जंग लगने को हम लोग रासायनिक परिवर्तन में काउंट करते हैं। साथ ही साथ जो अगरबत्ती है आपकी, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो है डिकम्पोज हुई आपकी जो पदार्थ है, डिकम्पोज होकर पदार्थ ने क्या किया, अपने गुण परिवर्तित कर लिए, जिस वजह से अगरबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, दूध का फटना भी आपका क्या है? दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है पेट्रोलियम का भंजन, जो कि आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने के रस का किण्वन रासायनिक परिवर्तन में आता है, और वायु में कोयले का जलना भी आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है।
है, लेकिन आपके समुद्र जल से आपके क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखना है कौन कौन से आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं और आखिर रासायनिक परिवर्तन में आपके कौन से परिवर्तन आपके काउंट किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, गहरे समुद्र में के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, यह नाइट्रोजन से हल्की होती है, या फिर यह नाइट्रोजन से कम जहरीली होती है। जो आपके गहरे समुद्र में गोताखोर जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए क्या होता है, हीलियम मिलाई जाती है। ऑक्सीजन आपूर्ति में जो है क्या करते हैं कि हीलियम मिला दी जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन में जो है हीलियम क्यों मिलाई जाती है। ठीक है, बताना है, हीलियम मिलाए जाने का कारण यहाँ पर आपको ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझा करिए, तब आप आंसर की ओर जाया करिए। तो हीलियम मिलाए जाने का कारण ये है कि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, क्योंकि जब आप गहरे समुद्र में जाते हैं तो दाब बढ़ता जाता है। दाब बढ़ने की वजह से जो होता है कि नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में ये जो हीलियम है ये कम घुलनशील होती है, तो ऑक्सीजन में आपूर्ति में आपकी जो है हीलियम गैस को मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन हैं आपके, नरम लोहे का चुंबकित होना, कागज का जलना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना, यानी कि जल से जो क्यूब्स बनाए जाते हैं। कभी कभी इन क्यूब्स का यूज़ हम लोग कई सारे मल्टीपल यूज़ के लिए करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जल से बर्फ के घनों का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ जो है आपका कागज का जलना, कागज का जलना आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि जो है डिकम्पोज हुआ, आपका पदार्थ डिकम्पोज होकर उसने अपने गुणों को परिवर्तित कर लिया, इसीलिए कागज का जलना आपका जो है एक जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट की खोज किसने की थी। आइए जानते हैं कि सीमेंट की खोज किसने की थी, आखिर सीमेंट होता क्या है। ऑप्शन हैं आपके, अगासिट, एल्बर्ट्स, जेनसीन, जोसेफ आस्पिडन। ठीक है, बताना है आपके सीमेंट की खोज किसने की थी। सीमेंट का यूज़ आप सभी को पता है कि घर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जो सीमेंट है, सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पिडन ने की थी। किसने की थी, जोसेफ आस्पिडन ने की थी। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका सीमेंट होता है वो मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेटों, किसकी, कैल्शियम के सिलिकेटों, कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेट यौगिकों, ध्यान से पढ़ना है बेटा, एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, क्या है आपका मिश्रण है, किसका मिश्रण है ये जानते हैं। तो कैल्शियम के जो सिलिकेट होते हैं, कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेट, ये एल्यूमिनेट लिखा है, एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है आपका सीमेंट। सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ आस्पिडन ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन है चूना, पत्थर और मिट्टी, मिट्टी और जिप्सम, चूना, पत्थर और जिप्सम, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। तो सीमेंट का जो रासायनिक संयोजन होता है वो होता है आपका, कौन सा होता है, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ये जो है आपके सीमेंट का रासायनिक संयोजन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस जो है आपकी कौन सी है। नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे दुर्लभ गैसों की बात की जा रही है। दुर्लभ गैसें यानी कि आपकी अक्रिय गैसें। ठीक है, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें का मतलब क्या है, आपकी उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, या आपकी एक और शब्द का है नोबल गैसें। ठीक है, तो ये जो है आपकी उत्कृष्ट गैसें, दुर्लभ गैसें या फिर नोबल गैसें एक ही हैं। तो आपसे पूछा गया है सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। यही क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ के आए हैं, बस आपकी जो है भाषा परिवर्तित कर दी गई। एक क्वेश्चन को पूछे जाने के कई सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके आपको अपने माइंड में फ्रेम करने हैं। यही जो है आपकी सफलता की कुंजी है कि एक क्वेश्चन को जो है आप कई तरीके से फ्रेम करके सोचिए अपने माइंड में और अपने आप से अपने आप को जवाब दीजिए। ठीक है, तो सबसे जो प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है वो है आपकी आर्गन। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आपका, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है चालक के तौर पर, विद्युत रोधी के तौर पर, अर्धचालक के तौर पर या फिर मंदक के तौर पर। क्वेश्चन स्पष्ट है कि जर्मेनियम का यूज़ जो है आमतौर पर किस रूप में किया जाता है। तो जर्मेनियम का जो यूज़ है वो आपके अर्धचालक के तौर पर किया जाता है। जर्मेनियम का सिंबल GE होता है। क्या होता है? GE होता है। बेसिकली ये आपका अर्धचालक के रूप में जो है यूज़ होता है। जर्मेनियम की खोज किसने की थी? तो जर्मेनियम की खोज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्धचालक है, तो इनकी खोज की थी विंकलर ने की थी। किसने? विंकलर। ये एक आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने विंकलर नाम है इनका। इन्होंने जो है जो आपके जर्मेनियम अर्धचालक है उसकी खोज की थी। अर्धचालक होते क्या हैं ये भी जान लेते हैं। तो अर्धचालक होते हैं आपकी जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम, क्या ध्यान से सुनिएगा, जिनकी विद्युत चालकता चालक जो होते हैं आपकी चालक से तो कम हो, ठीक है, लेकिन आपके अचालकों से अधिक हो। क्या? अचालकों से अधिक हो, ठीक। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, अर्धचालक वो होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से तो कम हो लेकिन अचालकों से अधिक हो। और कौन कौन से अर्धचालक हैं तो जान लेते हैं। यहाँ पर एक साथ जान लेंगे तो आपको आसानी होगी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ है, तो जब आपको पता होंगे तब आप छांट पाओगे। तो अर्धचालक की कैटेगरी में और कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे आपने जर्मेनियम तो जान ही लिया। जर्मेनियम के अलावा एक और बहुत ही कॉमन है सिलिकॉन। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे अर्धचालक पदार्थ हैं जिनसे ट्रांजिस्टर वगैरह पे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड भी आपका एक अर्धचालक ही है, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। फाइड। गैलियम आर्सेनाइड, लेकिन आपके जो दो आपने पहले पढ़े हैं आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में ही पूछा जाता है, तो इन दो को याद रखना है कि दोनों ही हमारे अर्धचालक हैं। वहीं कैल्शियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड भी हमारे अर्धचालक हैं। अर्धचालक क्या होते हैं ये भी आपने जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, यानी कि कैंसर के उपचार में हम लोग कौन सी नोबल गैस का यूज़ करते हैं? आर्गन, हीलियम, नियॉन, रेडॉन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो कैंसर के उपचार में जो गैस है उत्कृष्ट गैस उसका यूज़ किया जाता है वो है आपकी रेडॉन। रेडॉन का यूज़ किया जाता है। रेडॉन जो है आपके शून्य वर्ग का एक जो है सदस्य है, शून्य वर्ग का सदस्य। जो आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं ये आपके शून्य वर्ग की होती हैं, तो ये भी आपका शून्य वर्ग का कहलाए क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस है रेडॉन, ठीक है। इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना है, जब कभी भूकंप आने वाला होता है तो भूकंप आने से पहले उस विशेष क्षेत्र में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है या कौन सी गैस जो है आपकी फैल जाती है, तो वो आपकी रेडॉन ही है। ध्यान से सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो परीक्षाओं में आया हुआ है कि भूकंप आने से पहले वातावरण में या उस विशेष क्षेत्र की बात की जा रही है, क्योंकि भूकंप सभी जगह तो आता नहीं है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही आता है। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक गैस जो है आपकी फैल जाती है, वो है आपकी रेडॉन गैस है, ठीक है। रेडॉन गैस है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद बना रहे और आप भी लिख लो, ठीक है। भूकंप आने से पहले उस क्षेत्र विशेष में रेडॉन गैस फैल जाती है, ठीक है। लिख लीजिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान से लिख लिया करिए। जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उनका प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। पॉइंट्स के तौर पर जैसे भी आपको सूटेबल हो आप उसी तरीके से बनाइए, ठीक। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन का आंसर जान लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, लार की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि आपका जो है किसी चीज़ की प्रकृति कौन सी है? तो प्रकृति जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर pH वैल्यू जो है आपकी pH वैल्यू आपकी 7 से ज़्यादा है, यदि pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? क्षार की कैटेगरी में। यदि pH वैल्यू आपके 7 के बराबर है तो ये आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रल कैटेगरी में आता है, उदासीन कैटेगरी में आता है। बिल्कुल इनको एक जगह लिख लिया करिए। जैसे pH वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं तो पता होना चाहिए कैसे डिसाइड करते हैं। pH वैल्यू अगर आपकी <7 है यानी कि pH वैल्यू 7 से कम होगी तो आपका अम्ल की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? अम्ल
की कैटेगरी में आता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यदि कोई आपका जो भी पदार्थ है उसकी pH वैल्यू आपकी अगर 6 है, मान के चलिए 6 होने पर वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? तो 6 यानी कि आपका 7 से कम है, 7 से कम है यानी कि वो अम्ल की कैटेगरी में आएगा। यदि pH वैल्यू मान के चलिए pH वैल्यू किसी पदार्थ की लिक्विड की आपकी 7 है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? उदासीन कैटेगरी में आएगा। मान के चलिए pH वैल्यू यदि 8.3 है तो किस कैटेगरी में आएगा? क्षार की कैटेगरी में, क्योंकि pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है ना, 8.3 7 से ज़्यादा है तो क्षार की कैटेगरी में होगा। जैसे आपकी जो लार होती है, लार की pH वैल्यू यहाँ पर नोट करिए, एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि लार की जो pH वैल्यू है वो होती है आपकी 6.8 होती है। 6.7 आपका बेटा 7 से क्या है? कम है, 7 से कम है ना, ज़्यादा नहीं है, 7 से आपका कम है। 7 से कम होने की वजह से क्षार जो आपकी लार है, लार की प्रकृति कैसी होगी? लार की प्रकृति होगी आपकी अम्लीय, ठीक है, क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू है वो आपकी 7 से कम है, इसीलिए आपका लार कैसा होगा? लार आपका अम्लीय होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस हार्मोन द्वारा आपके हृदय स्पंदन और रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं? एड्रिनल, एस्ट्रोजन, गैस्ट्रन, पिट्यूटरी। तो जो आपका एड्रिनल जो हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन की वजह से जो है आपके हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो यूनिक भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है कि हृदय स्पंदन और रुधिर दाब जो है आपके एड्रिनल हार्मोन की वजह से बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन है आपके माल्टोज, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके जो प्रोटीन है, प्रोटीन की इकाई किसे कहा जाता है? मैं बता चुकी हूँ, अमीनो अम्ल को कहा जाता है। प्रोटीन की इकाई जो है आपकी किसको कहा जाता है? अमीनो अम्ल, ठीक है। तो जो आपके अमीनो अम्ल हैं वो विखंडित होते हैं किसमें? आपके अमीनो जो प्रोटीन्स हैं वो विखंडित होते हैं आपके अमीनो अम्ल में, ठीक है। तो आपके पाचन जो क्रिया है उसमें प्रोटीन जो है आपके अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। वो प्रोटीन जो है पाचन क्रिया के फलस्वरूप आपके अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा रहा है आपसे कि खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? जब कभी आप फूड जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि संचय करके रखते हैं, तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है? चूंकि आपके जो खाना है उसमें विटामिन भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, वसा भी होगा और प्रोटीन भी होंगे, तो कौन सा ऐसा आपका पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ये बताना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है आपका विटामिन प्रभावित होता है। कौन होता है? विटामिन प्रभावित होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? लैक्टिक एसिड के अभाव, ग्लूकोज का क्षय, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतुओं में अल्प क्षति। बताना है कि जब लंबे समय से हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं तो मांसपेशियों में जो है थकान होने लगती है, तो उस थकान का कारण क्या है? तो उस थकान का कारण है आपका लैक्टिक एसिड का अभाव, ठीक है, लैक्टिक एसिड का अभाव। अब ये जानते हैं कि ये लैक्टिक एसिड जो है आपका जमा कहाँ होता है? आपने पेशियाँ सुनी हैं? पेशियाँ आपकी 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आइए जानते हैं, इन सबको अच्छे से जानेंगे आज यहाँ पर आप लोग। पेशियाँ आपकी 2 तरीके की पेशियाँ होती हैं। पहली तो होती हैं आपकी रैखित पेशियाँ, रैखित पेशियाँ और अरैखित पेशियाँ, ठीक है। अरैखित, ये जो है आपकी 2 तरीके की पेशियाँ बेसिकली होती हैं, रैखित और अरैखित होती हैं, ठीक है। जो रैखित पेशियाँ हैं आपकी, रैखित पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से आपका जो है आपको मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। बेटा याद रखना है कि रैखित पेशियों में आपका लैक्टिक एसिड जमा होता है, अरैखित पेशियों में जमा नहीं होता है, ठीक है। इनमें आपका जब रैखित पेशियों में आपका लैक्टिक एसिड जमा होगा तब जाके आपको थकान महसूस होगी, ठीक। याद रखना है लैक्टिक एसिड इनमें जमा होता है। साथ ही साथ इनमें याद रखना है कि टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये जो रैखित पेशियाँ हैं ये आपकी टेंडन द्वारा, जो आपका टेंडन होता है, टेंडन द्वारा आपकी जो है हड्डियों से जुड़ी होती हैं, ठीक। ये आपके हाथ में आपकी रैखित पेशियाँ हाथ, पैर और आपकी पीठ, हाथ, पैर और पीठ में जो पाई जाती हैं वो रैखित पेशियाँ ही हैं, ठीक है। वहीं अरैखित पेशियों के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है। अरैखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अनैच्छिक पेशियाँ कहा जाता है, ठीक है। पेशियाँ मतलब जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे आपकी हृदय की धड़कन, ये सब आपकी अनैच्छिक पेशियों के कार्य होते हैं, ठीक है।
जो आरेखित पेशियाँ होती हैं इनका हड्डियों से संपर्क नहीं होता। जब इनका हड्डियों से संपर्क नहीं होगा तो मांस जो आपकी हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ में कैसे लैक्टिक एसिड जमा होगा? जब लैक्टिक एसिड जमा नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा आरेखित पेशियों में। तो कारण इसका बेसिकली यही है कि जो है इनका हड्डियों से संपर्क नहीं होता, इनका दूर दूर तक हड्डियों से कोई नाता नहीं होता। नाता ना होने की वजह से इनमें जो है लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता और इनमें कोई दर्द महसूस नहीं होता। आपका दिल धड़क रहा है तो आपको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब कई केस ऐसे हो जाते हैं जिनमें दिल धड़कता है तो भी दर्द होता है, वो अलग केस है, उनको यहाँ पर काउंट मत किया करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जान गए हैं कि रैखित पेशियों में जब आपका लैक्टिक एसिड जमा होता है तब जाके आपको दर्द महसूस होता है मांसपेशियों में, ठीक। यहाँ पर आपने आंसर जान लिया था, लैक्टिक एसिड का अभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। लैगरहैंस द्वीपिकाएँ, कैल्सिट्रॉन, पीयूष ग्रंथि, एपिनेफ्रिन, थायराइड ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि, इंसुलिन, ठीक है। तो लैगरहैंस की दीपिकाओं से जो है आपका इंसुलिन स्रावित होता है, ये तो हम लोग शायद बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो लैगरहैंस की दीपिकाओं से आपकी जो है इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको इस बात का जवाब दूंगी, ठीक है। वहीं पीयूष ग्रंथि जो है आपकी वृद्धि हार्मोन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वृद्धि हार्मोन होती है आपकी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से आपका कैल्सिट्रॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। वहीं एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्रंथि से आपकी एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। तो यहाँ तो आपने जाना ये सारी चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि पीयूष जो ग्रंथि है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पहले तो ये जान लेते हैं। मस्तिष्क जो है आपका, मस्तिष्क कि अग्र मस्तिष्क जो भाग होता है, अग्र मस्तिष्क में जो आपका डाई एनसेफेलॉन होता है, डाई एनसीफिलॉन, ठीक है। तो डाई एनसीफेनॉल में जो है आपका जो है आपकी पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि कहाँ पर आपकी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि जो है आपकी सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। लेकिन इसके काम इतने मोटे मोटे हैं कि शायद आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि, आइए जानते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो ये जो आपकी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि आपके स्वास्थ्य, ध्यान से सुनिए, स्वास्थ्य, व्यवहार यानी कि व्यवहार, जो आपका व्यवहार होता है, जो शारीरिक वृद्धि है आपकी, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ लैंगिक वृद्धि पर नियंत्रण करने का कार्य आपकी पीयूष ग्रंथि का होता है। साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि जो है अन्य ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव के लिए भी जिम्मेदार होती है, ठीक है। अन्य ग्रंथियों में हार्मोन के स्राव के लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी पीयूष ग्रंथि ही जिम्मेदार होती है। तो पीयूष ग्रंथि आपकी सही वर्किंग कंडीशन जो है इसकी सही होनी चाहिए। पीयूष ग्रंथि आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, लैंगिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इतनी छोटी सी ग्रंथि, कार्य इतने मोटे मोटे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, भोजन श्रृंखला का यानी कि फूड चेन का 10% सिद्धांत किसने दिया? लिंडमान, विलियम हार्वे, मैडम क्यूरी, एमएस स्वामीनाथन। तो भोजन श्रृंखला का यानी कि फूड चेन का आपको 10% नियम जो है लिंडमान ने दिया है। वैसे तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आपका कभी कभी बायोलॉजी सेक्शन में भी कवर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप पिरामिड देखने को मिलते हैं, ये सारी फूड चेन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो 10% का नियम है ये लिंडमान ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नियम में होता क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी जीवाणु के किसी एक पोषक स्तर से, मतलब आपके पोषक स्तर से जाने वाली ऊर्जा का केवल 10% ही आपके उच्च पोषक जो स्तर होता है यानी कि ऊपर के पोषक स्तर में जाता है, 10% ही जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी ऊर्जा है 1000 जूल है, तो 1000 जूल का 10% कितना होगा? 1000 जूल का जब आप 10% करेंगे, 10% यहाँ पर, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना बचा? 100। तो 100 जो है आपका ऊपर जाएगा। अब इसके ऊपर यानी कि उच्च पोषक स्तर ऊपर होगा ना, तो उच्च पोषक इस वाले स्तर पर कितना जाएगा? इस वाले स्तर पर आपकी ऊर्जा कितनी जाएगी? इस वाले स्तर पर जाएगी। फिर से आपका 100 का 10% आप करिए, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। फिर 10 का आप 10% करेंगे तो कितना होगा? 10 का 10% आप निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा? 10 का 10% देखिएगा आप, तो आपका होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर कितनी? 1 ऊर्जा जाएगी। तो इस तरीके से आपका 10% जो है ऊपर की तरफ जाता है। याद रखना है आपको कि लिंडमान का 10% नियम क्या कहता है। लिंडमान का 10% कहता है कि जीवाणु के किसी पोषक स्तर में जाने वाली ऊर्जा का केवल 10% ही उच्च पोषक स्तर में जाता है। जैसे मैंने बताया कि यदि यहाँ पर आपकी ऊर्जा जो है 1000 जूल है, तो ऊपर इसका 10% जाएगा यानी कि 100 जूल जाएगा। ऊपर इसका कितना जाएगा?
1000 जो आपका 100 जूल है, 100 जूल का 10% कितना होगा, 10 होगा। फिर आपका 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% जब आप निकालेंगे तो आपका 1 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपने ये पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका केंद्र पूछा गया है। सतही तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मोटर तंत्र का तंत्र या स्पाइनल कार्ड, बताना है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है। पहले तो जान लेते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जिनमें बिना सोचे समझे जो होने वाली क्रियाएं होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि बिना सोचे समझे होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे अचानक से हम लोग कोई उद्दीपक देख लेते हैं, तो उद्दीपक को देखने पर हमारे द्वारा जो बिना सोचे समझे अनुक्रियाएं की जाती हैं, बिना सोचे समझे की जाने वाली अनुक्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे आँख का झपकना, जैसे हमने कोई चीज़ देखी, कोई भयानक दृश्य देख लिया तो कभी कभी अचानक से आँख झपक जाती है। ठीक, तो ये क्या है, हमारी अचानक से अनुक्रिया हुई ना, तो ये अनुक्रियाएं हमारी प्रतिवर्ती अनुक्रियाओं की ओर जो है इशारा करती हैं, यही हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो आपका केंद्र होता है वो होता है आपका, तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र होता है वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, याद रखना है प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो केंद्र है वो क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना है ऐसे क्वेश्चन की आपके एग्जाम में आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन इकाई है, शायद ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूरॉन इकाई है आपकी तंत्रिका ऊतक की, पेशी ऊतक की, एपिथीलियम ऊतक की, संयोजी ऊतक की। हालांकि क्वेश्चन जो है आपका एकदम सा सिंपल सा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप रिवाइज करें, जो आपने पहले पढ़ा है तो वो भी आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाए। ठीक है, रिवीजन हो जाए उस चीज़ का। तो न्यूरॉन जो है आपका इकाई होता है तंत्रिका ऊतक की, तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, बताना है ऐसा कौन सा एंजाइम की बात की जा रही बेटा, कौन सा एंजाइम है जो आपके वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता, यानी कि वयस्क मनुष्य में नहीं पाया जाता। तो बेटा जो रेनिन एंजाइम है ये आपके वयस्क मनुष्य में नहीं पाया जाता। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों में आपका ये जो एंजाइम है ये पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, ये एंजाइम कार्य क्या करता है, तो ये एंजाइम जो है दूध को पचाने वाला एंजाइम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम है बेटा रेनिन नाम है। ठीक है, दूध पचाने वाला एंजाइम। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये जो एंजाइम है कार्य क्या करता है। ये जो एंजाइम है दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बेटा, दूध में आपकी कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपने कई सारी चीज़ें जानी कि ये जो है आपकी रेनिन जो एंजाइम है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो है दूध पचाने वाला एंजाइम होता है। छोटे बच्चों में दूध पचाने की क्षमता कम होती है, जिस वजह से रेनिन नाम का जो एंजाइम है वो आपके छोटे बच्चों में होता है। ये करता क्या है, दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है, ये जो कैसीन प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन, इस कैसीन प्रोटीन को जो है आपका पैरा कैसीनेट में बदल देता है। किसमें, पैरा कैसीनेट में बदल देता है। ठीक है, कैसीनेट। ठीक, तो ये काम क्या करता है कि आपकी जो कैसीन प्रोटीन है आपके दूध में, उस कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है। किसमें, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। यहाँ पर मैं कैल्शियम भूल गई, कैल्शियम लिखना भूल गई, कैल्शियम आपकी पैरा कैसीनेट में चेंज कर देता है, याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, आपकी जो रेनिन आपकी जो एंजाइम है ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। वयस्क में इसका कोई काम नहीं, क्योंकि वयस्कों में इतनी क्षमता होती है कि वो दूध को पचा सकते हैं। छोटे बच्चों में जो है इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो आपको दूध को पचा सकें। ठीक, जो आपका दूध पचाने वाला एंजाइम है उसको रेनिन कहा जाता है। साथ ही साथ ये कार्य क्या करता है, ये करता है आपके दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। जो आपके मानव है, मानव में प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, जिंक, सीसा, आयोडीन, तांबा। आपके जो मानव जाति है उसमें प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली जिंक पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, सीसा जो है आपका नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपका सीसा नहीं पाया जाता, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका
शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। आपको बताना है कि ऐसा क्या उपस्थित रहता है खून में कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर कभी जमता ही नहीं है। तो ऑप्शन है आपके हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर बताना है कि शरीर में आपका ब्लड क्यों नहीं जमता, किसकी वजह से नहीं जमता, तो वो है आपका हेपेरिन। हेपेरिन की वजह से शरीर के अंदर आपका ब्लड जो है वो जमता नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इमोगो, लार्वा, अंडा, प्यूपा। क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन ये है कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है यानी कि जीवन चक्र होता है, तो वो किस चरण में अपनी लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो जो है अपने प्यूपा वाले चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। किसमें? प्यूपा वाले चरण में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। मानव निर्मित तंतु कौन सा है, प्राकृतिक तंतु कौन से हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशे की बात की जा रही है। मानव निर्मित तंतु यानी कि रेशा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? कपास, ऊन, रेशम, रेयॉन। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर रेशे के बारे में बता देती हूँ। रेशे जो है आपके बेसिकली दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके प्राकृतिक, ठीक है, एक होते हैं आपके मानव निर्मित। मानव निर्मित को क्या कहेंगे? कृत्रिम भी कहा जाएगा। कृत्रिम यानी कि आपके आर्टिफिशियल रेशे इसी में काउंट होंगे। प्राकृतिक यानी कि जो आपके नेचुरल रेशे हैं वो हैं आपके, ठीक है, नेचुरल रेशे। तो नेचुरल रेशों में यानी कि प्राकृतिक रेशों में कौन से काउंट किए जाते हैं? प्राकृतिक रेशों में आते हैं आपके बेटा ऊन आते हैं। बिल्कुल सब चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, ऊन, रेशम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊन, रेशम और कपास आपके तीनों प्राकृतिक रेशे में काउंट किए जाते हैं। किसमें? आपके प्राकृतिक रेशों में काउंट किए जाते हैं। ऊन, रेशम और कपास ये तीनों प्राकृतिक रेशे में काउंट किए जाते हैं। वहीं रेयन जो है आपका कृत्रिम रेशा यानी कि मानव निर्मित रेशा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेयन एक ऐसा रेशा है जो आपका कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेशे में काउंट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने रेशे के बारे में जाना। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऊन, रेशम, कपास, रेयन, जो कि आपका ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेयन जो है आपका एक मानव निर्मित रेशा है, जो कि आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था। मानव निर्मित तंतु का नाम है आपका रेयन। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपसे कि हर्बेरियम है एक केंद्र जहां पादपों की सूखी नमूना का संरक्षण किया जाता है। सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह, एक उद्यान जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां हों, एक केंद्र जहां चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया जाता है। तो आपको बताना है हर्बेरियम क्या है, क्योंकि आप लोग जब शायद आप लोगों में से किसी ने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा तो एग्रीकल्चर में एक हर्बेरियम फाइल भी बनाई जाती होगी, तो उन लोगों को पता होगा कि ये जो है आपके सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह होता है। क्या होता है? सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह होता है। इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। इसमें होता क्या है कि जो सूखी जड़ी बूटियाँ उन सबका संग्रह किया जाता है। बेचारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे ढूंढ के लाते हैं यहाँ वहाँ से। ठीक है, तो ये जो है हर्बेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका हृदय का कार्य है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, अवशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना। ये तो आपका यकृत का कार्य है, ये आपके हृदय का कार्य कतई नहीं है। ठीक है, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना और ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। बताना है हृदय का मेन कार्य क्या है। ठीक है, हृदय का जो मेन कार्य है वो है आपका रुधिर को, जो आपके रुधिर हैं, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। रुधिर को शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनमें पंप करने का मेन कार्य आपका हृदय का होता है। ठीक है, याद रखना है हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में आपका जो रुधिर है उसको पंप करने का कार्य हृदय का होता है। तो आज की सीरीज़ यहीं तक थी। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। कम से कम आप 2 लोगों के साथ शेयर कर देंगे तो उतना ही बहुत है मेरे लिए। और छोटा सा आप रिस्पॉन्स देके जाया करिए, जैसे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा रिस्पॉन्स आपका जो है मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप सभी के लिए इसी तरीके के और भी वीडियोज़ लाऊं। एंड थैंक यू सो मच 9th क्लासेस पर बने रहने के लिए, और आगे भी इसी तरीके से बने रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।